नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं केवीएस पीआरटी 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो पेडागॉजी सेक्शन आपसे पूछा जाएगा वो 60 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। तो 60 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं पेडागॉजी के, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये पहला होगा, और इसमें हम जो क्वेश्चन हैं उसके साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर आपके क्लियर कराते चलेंगे। तो कोई भी जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसका कॉन्सेप्ट भी आपको कराएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अध्ययन का निम्न में से कौन सा सिद्धांत संयोजनवादी सिद्धांतों यानी कि एसआर के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है टोलमैन का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन दिया गया है गेस्टाल्ट सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, या फिर स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो एसआर सिद्धांत से आप समझ चुके होंगे कि ये है आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर के अनुसार क्या प्रतिपादित किया गया था कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का यानी कि जो पुनर्बलन है, जिसको हम रेनफोर्समेंट बोलते हैं, इसकी सर्वाधिकता यहाँ पर महत्वपूर्ण इनके द्वारा बताई गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अरुणा डेन को बेन तथा वाज को सा पढ़ती है, उसे शब्दों के उच्चारण में समस्या है, वह शॉर्ट टर्म मेमोरी डिफिशियंसी से पीड़ित है। अरुणा की अध्ययन क्षमताओं को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? यानी कि डेन को वेन पढ़ती है, वाज को सा पढ़ती है, तो पठन संबंधी विकार हो गया बच्चों ये। तो ये हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आपसे पूछा जाए पठन संबंधी विकार तो हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगर लेखन संबंधी विकार आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर हो जाता है आपका डिस्ग्राफिया। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मांसपेशीय दुर्विकास का एक प्रकार है, तो किसका एक प्रकार है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है चलवहित्र दुर्बलता का एक प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारियों का एक ऐसा समूह होता है जो तेजी से बढ़ने वाली कमजोरी और कंकाल की मांसपेशियों के टूटने का कारण बनता है। तो उससे संबंधित होता है आपका चलवहित्र दुर्बलता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि रवि ने 4 महीने की उम्र में सहारे के साथ बैठना शुरू किया और 10 महीने की उम्र में खड़े होने लगा। विकास की इन अनुसूचियों को कहा जाता है? चरणबद्ध विकास, विकास चरण, सीखने का चरण, या फिर विकास की घटना। तो ये बच्चों कहलाता है आपका चरणबद्ध विकास, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से वह सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षक की वांछनीय विशेषता नहीं है? केवल कक्षा के परिदृश्य में सीखने के अवसर देना। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, वांछनीय विशेषता नहीं है ये पूछा गया है। तो केवल कक्षा के परिदृश्य में सीखने के अवसर देना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल जो होता है ये नेगेटिविटी को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर नेगेटिविटी ही हमसे पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे की 3 ऑप्शन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी स्थान संस्कृति की विशिष्टता और विविधता के बारे में अध्ययन अंतर्निविष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बताइएगा सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर क्या होगा? किसी भी संस्कृति को अगर हमें समझना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि संस्कृति को समझने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और कला केंद्रों की यात्राएं हमें बच्चों को करानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। शेरोन एक 6 साल का लड़का है जो आंखों के संपर्क से बचता है। उसके पास विशिष्ट मजबूरी है कि वह शब्दों को दोहराए और वाणी रहित ध्वनि के प्रति अति संवेदनशील रहे। उसके किस चीज़ से ग्रसित होने की संभावना है? तो बताइएगा
किस चीज़ से वो ग्रसित है, इसका आंसर आप लोगों को करना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको यहाँ पर करना है। तो ये बच्चों कहलाएगा आपका स्वालीनता। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वालीनता क्या होता है कि एक तरीके से अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको ऑटिज्म बोला जाता है। मस्तिष्क के विकास के दौरान जो होने वाला विकार होता है उसको बच्चों हम स्वालीनता बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कला शिक्षक को विद्यार्थी की कलाकृति के मूल्यांकन के लिए निम्न में से किस सूचकांक का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो किस सूचकांक का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइएगा किसका नहीं करना चाहिए? तो कला संबंधी जो गतिविधि हैं उसको करते समय साथियों के साथ संबंध जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा समग्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो समग्र शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। छात्रों के बीच आर्थिक अंतर को कम करना, तो यही जो है पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पर निगेटिविटी वाला दिख गया कि जो आर्थिक अंतर है उसको कम करने से ये क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आगे के 3 ऑप्शन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये सारे 3 सही हैं आपके। तो जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसको पढ़िएगा आराम से और उसके बाद इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका उद्देश्य जो होना चाहिए वो होगा बच्चों को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना और उसमें विभिन्नता और विविधता के प्रति सम्मान विकसित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 वर्ष का रोहित उस आइसक्रीम ट्रीट को लेकर अधीर है जिसका वादा कल के लिए किया गया है। आज नियमित अंतराल पर वह पूछता है कि कल आया या नहीं, यानी कि उसको आइसक्रीम देने की बात कही गई थी कि कल उसको आइसक्रीम खिलाई जाएगी, तो वह पूछता है कि कल आया कि नहीं। तो निम्नलिखित में से अभी तक रोहित में विकसित नहीं हुआ है, क्या विकसित नहीं हुआ है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सामाजिक अवधारणा, मेमोरी, कल्पना या समय अवधारणा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है समझना, जो समय अवधारणा है ये उसमें अभी तक विकसित नहीं हुआ है, यानी कि जो टाइम कॉन्सेप्ट है ये उसका विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि उसको इस बात की समझ नहीं है कि कल हमसे बोला गया था तो अभी कल आया है कि नहीं आया है, यानी कि उसको ये नहीं पता है कि ये भूतकाल है, ये वर्तमान है, ये भविष्य है, इसका नॉलेज उसको नहीं है, यानी कि समय अवधारणा उसको समझ में अभी तक नहीं आई है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कारक भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? थकान, विकासमूलक प्रभाव, खराब स्वास्थ्य या फिर दिन का समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासमूलक प्रभाव है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, गणित पढ़ाते समय विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करने का परिणाम क्या होता है? रटने की शिक्षा को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल नहीं। लर्नर एक निष्क्रिय श्रोता बन जाता है, तो ये भी नहीं होगा। स्मृतिकार को प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं होगा। अज्ञात से ज्ञात तत्वों की ओर ले जाना, यही आपका कहलाता है विश्लेषणात्मक पद्धति को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रयोगात्मक शोध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य यहाँ पर जो है सत्य है? तो सत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो जो प्रयोगात्मक शोध है यह प्रयत्न जो है त्रुटि विधि अपनाती है। प्रयोगात्मक शोध जो है यह प्रयत्न त्रुटि विधि अपनाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञानों को पढ़ाने की
वह कौन सी रणनीति है जो शिक्षा के विभिन्न चरणों के माध्यम से विषय की निरंतर अखंड शिक्षा को बढ़ावा देती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, विकल्पी दृष्टिकोण, उत्तरोत्तर दृष्टिकोण, स्थानिक दृष्टिकोण या फिर कालानुक्रमिक दृष्टिकोण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालानुक्रमिक दृष्टिकोण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञानों को पढ़ाने की जो कालानुक्रमिक दृष्टिकोण है, इसका मतलब क्या होता है कि जो शिक्षा के विभिन्न चरणों के माध्यम से विषय की निरंतर अखंड शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये कौन? जो कालानुक्रमिक दृष्टिकोण होता है, ये जो है विभिन्न जो चरण होते हैं शिक्षा के, उसको अखंड शिक्षा में बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा के विषय में निम्न वाक्य किसने कहा था? तो शिक्षा से मेरा मतलब बच्चे और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण विकास है। ये कथन किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था बच्चों महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा बोला गया था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण विकास होता है। क्लियर हो गया। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो इनके अनुसार बोला गया था कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये विवेकानंद जी के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान संख्या में लड़कों और लड़कियों का विभिन्न स्तरों पर और विविध रूपों में शैक्षिक सेवाएं प्राप्त करना किसका एक उदाहरण है? लैंगिक जानकारी का, लैंगिक संवेदनशीलता का, लैंगिक समानता का या फिर लैंगिक निष्पक्षता का? तो ये जो है जेंडर इक्वलिटी का उदाहरण है, यानी कि लैंगिक समानता का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, हमें पक्षपात नहीं करना है। तो इसलिए हर लड़का यूनिक है, हर लड़की यूनिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक समानता। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्नलिखित आकृति को देखें और गेस्टाल्ट द्वारा प्रस्तावित वैचारिक संगठन के सिद्धांत की पहचान करें। तो यहाँ पर इस सिंबल को देखकर आपको क्या पहचानना है, ये आपको बताना है। निरंतरता का नियम ये दर्शाता है, या फिर सामान्य भाग का नियम, समानता का नियम या फिर क्लोजर का नियम। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो ये दर्शाता है निरंतरता का नियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उसे सीखता है। इस सिद्धांत के मूल में अंतर्दृष्टि या सूझबूझ विद्यमान रहती है। यही जो है परिभाषा यहाँ पर गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दी गई है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम अध्ययन का तृतीय नियम है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर बहुप्रतिक्रिया का नियम? तो यहाँ पर जो अध्ययन का तृतीय नियम हो जाएगा वो हो जाएगा तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तत्परता का नियम क्या कहलाता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई 6 महीने का बालक है, उसको हम ज़बरदस्ती चलने के लिए उसको चलना सिखाना चाहते हैं, लेकिन जब उसकी अंदर से जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो विकसित नहीं हैं, वो एक्टिवेट नहीं हैं, तो वो चलना कैसे सीख सकता है? आप खुद समझिएगा। जब भी आप कोई कार्य करना चाहते हैं, जब आप उसके लिए तत्पर रहेंगे तो आप उसको जल्दी सीख सकते हैं, यानी कि आपकी ज्ञानेंद्रियां एक्टिवेट हैं, आप चाहते हैं कि हम इसको सीखें, तो आप उसको जल्दी सीख जाएंगे। तो यही आपका तत्परता का नियम यहाँ पर कहता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी भाषा का उपसमूह जो एकल शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अर्थ और उचित उपयोग को समझने संबंधित है, उसे किस रूप में जाना जाता है? वाक्य विन्यास के रूप में, स्वर विज्ञान के रूप में या फिर शब्दार्थ विज्ञान के रूप में या फिर शब्द संरचना के रूप में? तो इसको जो है शब्दार्थ विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगी, अधिगम को सरल बनाएगी, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या फिर प्राकृतिक वातावरण में
बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें बच्चे को सीखने में सहायता करेगी क्या? मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। श्याम पढ़ पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेखन में स्पष्टता यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम और बता दें कि और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं श्याम पढ़ पर लिखने के लिए। तो जो लिखे अक्षर होते हैं उनकी सबसे पहले तो स्पष्टता होनी चाहिए। श्याम पढ़ पर जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें स्वच्छता होनी चाहिए। अक्षरों को आपको वहाँ पर सीधा लिखना होता है, ठीक है, और समान पंक्तियों में भी लिखना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो अभिभावकों को वहाँ पर सूचित नहीं करना है हमें, ना तो हम उसको दंड देंगे, क्योंकि दंड देने की बात तो बिल्कुल गलत है। अगला है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्वर अधिगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये कैसे सही हुआ? जैसे मान लो कि गद्य या पद्य का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक सस्वर आदर्श वाचन करता है, उसी तरीके से वो बच्चा भी अभिप्रेरित होगा और उन्हीं के द्वारा जैसे वो सस्वर वहाँ पर वाचन कर रहे हैं उसी के द्वारा बच्चा भी वहाँ पर सीखेगा। तो इसलिए जो सस्वर अधिगम है ये यहाँ पर बच्चों को अभिप्रेरित करने का सबसे उचित तरीका माना जाता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? विद्यार्थियों को दंड देना बिल्कुल गलत है। अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना। अगला है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो यहाँ पर आपको उनको धन्यवाद देना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं या यह वैयक्तिक असफलता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है वैयक्तिक असफलता है, ना तो वहाँ पर शिक्षक को बोला जाएगा कि वो असफल है, ना पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, ना ही उसकी पद्धति असफल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बताइएगा कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या फिर आज्ञाकारिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आज्ञाकारिता, यानी कि कर्तव्य परायणता एक विद्यार्थी में होना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे? बिल्कुल नहीं। उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे तो ये भी नहीं होगा।
उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, तो दंडित तो बिल्कुल नहीं करना है। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि क्या होना यहाँ पर संभव है। तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ये होना यहाँ पर संभव है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। तो बताइएगा कि क्या कारण इसका हो सकता है। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या फिर समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो और कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षण प्रक्रिया का अरुचिकर होना, यानी कि बच्चे को रुचि नहीं है, या फिर छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील प्रवृत्ति, ये भी हो सकता है। सुरक्षा की भावना का अभाव, ये भी हो सकता है। तो कई कारण यहाँ पर भागने के हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि श्रम की स्फूर्ति का अगर विकास हमें एक बच्चे में करना है, तो समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, तभी एक बच्चे में श्रम की स्फूर्ति का विकास हो सकेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क या वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं और कौन से 2 ऑप्शन हैं इसके। अगले ऑप्शन दिए गए हैं कि यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक प्राथमिक शिक्षक को होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा का स्वरूप है वो बाल केंद्रित है। जब तक हम उस बच्चे के माइंड को नहीं पढ़ेंगे कि वो क्या चाहता है, तब तक हम उसको वहाँ पर नहीं समझ सकते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा अंगीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी? बाल मनोविज्ञान की। तो अभी हमने बताया बिल्कुल होनी चाहिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, ये भी होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, ये भी होनी चाहिए। यानी कि उपरयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपने सक्रिय सदस्य में कैसे पहुंचेगा बालक? जब वो किशोरावस्था में होता है तो बालक अपने बालकों के साथ वहां पर बैठते हैं और लड़कियां जो है अपने लड़कियों के साथ अलग अपना गुट बनाकर बैठने लगती हैं। तो किशोरावस्था ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मनोचित्रण का संदर्भ है। तो मनोचित्रण का क्या अर्थ है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो मनोचित्रण का अर्थ होता है मन के प्रकार का अन्वेषण करना। क्या होता है? मन के प्रकार का अन्वेषण करना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। तो क्या नहीं है ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। टर्मन के अनुसार जो बालक
जिसकी बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है उसको हम बुद्धि क्या क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बालक बुलाया जाता है उसको। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है, दूसरों के साथ लड़ना, ये आपका प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि। अब बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित क्यों है? क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक पुरुष शिक्षित है तो वो केवल अकेले ही उसी का उपयोग करेगा। अगर कोई महिला यानी कि स्त्री यदि शिक्षित है और समझदार है, सुयोग्य है, तो वह पूरे परिवार को वहाँ पर समेट कर चलेगी। मतलब समेट कर मतलब क्या हो जाएगा कि वह अपने बच्चे को भी ज्ञान देगी, परिवार के और जो सदस्य हैं उनको भी ज्ञान देगी, यानी कि उसकी लिमिट नहीं होगी। वो सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में उसका योगदान बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो जो समन्वित शिक्षा है वो उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। तो सबसे अच्छा उपचार क्या होगा? ये होगा बच्चों निदानात्मक शिक्षण। अब समझते हैं कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो जैसे कोई बालक है या कोई बालिका है, हम उसको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने अंग्रेजी पढ़ाना उसको स्टार्ट किया, उसमें वो उसको नहीं अच्छे से सीख पा रही है, तो सबसे पहले हम उसका निदान करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कहाँ पर कठिनाई आ रही है उसको सीखने में, कहाँ पर ये कमज़ोर पड़ रही है, यानी कि क्या इसको ग्रामर नहीं समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम उसको ये कारण जानने की चेष्टा करेंगे, यानी कि निदान करेंगे। और जब हम उसकी कमजोरी को पहचान लेंगे तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उसको वहाँ पर पढ़ाएंगे, यानी कि ये आपका हो गया उपचार। आपने उस निदान का उपचार कर दिया। बच्चे को अगर ग्रामर वहाँ पर समझ में नहीं आ रही थी और उसको आपने अच्छे से ग्रामर समझा दी, तो यही उपचारात्मक शिक्षण हो गया। तो पहले आता है आपका निदानात्मक शिक्षण, फिर आता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या फिर कक्षा में भाषण देकर। तो पुरस्कार देकर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके अभिभावकों से बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो यहाँ पर बताना है कि शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो कौन सा होता है। तो जिन बच्चों ने छात्र केंद्रित लगाया है उनका राइट आंसर नहीं होगा, ये आपने यहाँ पर गलत कर दिया। शिक्षक केंद्रित इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर कौन सा है, तब आपका वहाँ पर राइट आंसर होता छात्र केंद्रित। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चरित्र का विकास होता है। तो चरित्र का विकास कैसे होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, यानी कि उपर्युक्त सभी के द्वारा ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो बताइएगा शिक्षण अधिगम का कौन सा इसमें से स्तर नहीं है। तो ये हो जाएगा विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे या फिर जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे
जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही सिंपल है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जो संवेदी गामक अवस्था होती है, जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा जो है सबसे बेहतर सीखता है। किसके द्वारा? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, सिंपल था, आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को किसका सामाजिक स्तर माना जाता है? तो ये माना जाता है स्थिर सामाजिक संरचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। और इसी को तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। किसको? किशोर अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। तो ये जो है व्यवहारवादी से यहाँ पर संबद्ध हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना ही केवल समझ के लिए शिक्षण यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो कौन सी अभिप्रेरित बच्चों के लिए यहाँ पर जो विशेषता है आंतरिक, वो सही नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो वे हमेशा सफल होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? जो उसका उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए उसको क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर निगेटिविटी पूछी गई है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, ये इसको यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो कौन सा लक्षण जो है पठन कठिनाई का नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षार्थियों का आत्मनियम यहाँ पर डैश की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर संकेत करता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो शिक्षार्थियों का जो आत्मनियम है, यह अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, और ये होगा आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो सीखने के लक्षण के रूप में किसे यहाँ पर नहीं माना जा सकता है? व्यवहार का अधिगम सीखना है, ये जो है नहीं माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये थे 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेडागॉजी से लिए गए थे। आपने इन 60 क्वेश्चंस में से कितने सही किए हैं, इसका आंसर आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और भी बच्चों के साथ शेयर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम आपको डेली ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जिन बच्चों को इसका PDF चाहिए
तो वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।